अपने मूल अधिकारों से संबंधित जो हमारी क्लास थी या मूल अधिकारों से संबंधित जो सारी चर्चाएं थी वो कंप्लीट कर ली है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्यों है इनका महत्व हमारे लिए? मूल अधिकार पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कुछ और व्यवस्थाएं की गई है। जैसे मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है और साथ ही साथ राज्य सरकार पर प्रतिबंध भी है कि राज्य सरकार किस तरह से कार्य कर सकती है। उसी के विपरीत जाकर नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है कुछ कार्य करने के लिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा के अंदर यह तय किया कि राज्य सरकारों से संबंधित या राज्य सरकारों से जो कार्य करवाने हैं उन कार्यों के लिए कुछ अनुच्छेद तय किए जाए जिन्हें नाम दिया गया राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। यानी राज्य की नीति, राज्य किस नीति पर चलेगा या राज्य किस प्रिंसिपल्स पर चलते हुए अपनी नीतियां बनाएगा, अपने कानून बनाएगा, उसको निर्देशित करने वाले तत्वों की श्रेणी जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में मिलती है। यह सामान्यतः राज्य को प्राप्त निर्देश है संविधान द्वारा कि कोई भी राज्य सरकार जो है इन निर्देशों की पालना करते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकती है। अब आप सोचिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को भविष्य में चलकर किस तरह के कार्य करने हैं उसकी व्यवस्था भी भारतीय संविधान में कर दी गई। यानी भारतीय संविधान ने 1950 में तय कर दिया कि अगर आपको क्या काम करना है यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। काम बहुत है, काम हम पहले से तय करके जा रहे हैं कि आप ये करते रहिए। अगर आप ये काम भी समय पर पूरे कर लेंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा और भारत विकसित देश की बजाय आप कहो कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने नागरिकों के लिए काम करेगा। ये व्यवस्थाएं थी डीपीएसपी के अंतर्गत। भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया है। आयरलैंड के सिद्धांत से प्रेरित होकर, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है अपने संविधान में लिया है। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से एक व्यवस्था की गई थी जिसमें नीति निर्देशक तत्वों से मिलते जुलते प्रावधान ही किए गए थे। ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो ये राज्य सरकारों के लिए है। राज्य सरकारों के लिए क्या है? क्या राज्य सरकारों पर यह बाध्यता है कि राज्य सरकारों को ये काम करने ही पड़ेंगे? तो जी नहीं, ये बाध्यता नहीं है। राज्य सरकारों के लिए ये सुझाव है, या आप कह सकते हो कि नैतिक तत्व है, नैतिक मूल्य है कि अगर आप अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को समृद्ध करना चाहते हैं, सभी लोगों की भलाई चाहते हैं, तो आप इन नीतियों पर चलकर काम कर सकते हैं। उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये किसी भी तरह से राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कोई व्यक्ति इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब यह हो गया कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है या उनका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकार पुनः प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ऐसे नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आप राज्यों के लिए निर्देश है, व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले निर्देश नहीं है वो कि अगर वो लागू नहीं हो रहे तो वो कोर्ट में जाकर उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट से अपील कर सकते हैं। ये पूरी तरह से राज्य पर जिम्मेदारियां छोड़ी गई है। इसीलिए इनकी आलोचना भी होती है। आलोचना होती है, जैसे केटी शाह है। केटी शाह ने कह दिया था कि ये बस एक पाखंड है, ये दिखावा है, या एक शब्द कहा उन्होंने कि ब्लैंक चेक की भांति है। एक दिवालिया बैंक है, उसका एक ब्लैंक चेक है। आपके पास कोई ब्लैंक चेक है, आप उस बैंक में जाओगे चेक में राशि लिखकर, लेकिन पता चलता है कि बैंक तो खुद ही दिवालिया, तो आपको क्या देगा? यानी जैसे ब्लैंक चेक काम नहीं आ सकता किसी दिवालिया बैंक का, वैसे ही केटी शाह ने कहा कि भाई साहब ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी भारतीय शासन में किसी काम के नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 70-75 सालों में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत बार इन नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की गई है। इन नीति निर्देशक तत्वों से ही पंचायती राज अधिनियम जो है वो आपके निकल कर सामने आता है। इन नीति निर्देशक तत्वों से ही जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, चाहे फूड पैकेट योजनाएं चलती है, चाहे रसोई घर योजनाएं चलती है, चाहे आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, निःशक्त पेंशन मिल रही है, ये सारी व्यवस्थाएं कहां से निकल कर आती है? नीति निर्देशक तत्वों से निकल कर आती है। आजकल एक जो चर्चा का विषय आप सुनते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसकी व्यवस्था भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, और इन्हीं पर चलकर आगे की सरकारें कार्य करती रही है और आगे बढ़कर कार्य करती भी है।
अब एक सवाल यहां पर मन में ये उठता है कि जब ये इतने जरूरी थे या इतने सही थे, तो इनको नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में क्यों रखा गया, या फिर इनको बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया राज्य सरकारों के लिए? तो कहा यह जा सकता है यहां पर कि उस समय भारतीय संविधान जिस समय अ, लागू किया गया, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय ये व्यवस्थाएं लागू करना, ये व्यवस्थाएं जारी करना लोकहित में अवश्य था, लेकिन सरकार हित में नहीं था। क्योंकि सरकार के पास ना तो इतना बजट था, ना इतने संसाधन थे कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक समय लागू की जा सके। तो जितनी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती थी वो व्यवस्थाएं लागू की गई, और जब सरकार को ये उम्मीद बनी कि आने वाले समय में जब हालात सुधरेंगे, जब संसाधन मौजूद होंगे, जब लोग सक्षम होंगे, उस समय ये सारी व्यवस्थाएं भी समय समय पर लागू कर दी जाएगी। शुरू करते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 4 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं मूल अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 35 तक हम मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 36 से हम चालू करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले अगर इसके बारे में कुछ और चर्चा है तो वो भी देख लेते हैं। क्या लिखा है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? देखिए, संवैधानिक निर्देश है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक निर्देश है। ये तत्व विधायी, कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित मामलों में राज्यों के लिए संवैधानिक निर्देश है। केवल निर्देश समझोगे, निर्देश और आदेश में फर्क होता है। आदेश का मतलब होता है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। निर्देश का मतलब है कि अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। आपको कहा गया है जब आपको सही समय लगे तो आप ये कर सकते हो। गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकारों के विपरीत जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं, डीपीएसपी अन्यायिक है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी आप इनको कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते। इसके साथ आप देखोगे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में खड़े होकर कहा था कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र के 3 हिस्से हैं, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। भारत ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त किया है। भारत को अभी भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करना आवश्यक है, प्राप्त करना जरूरी है। वो कैसे प्राप्त करता है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ही डीपीएसपी रखे गए। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से समानता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहां से आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, 1935 में भारत शासन अधिनियम जो था उसमें थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनसे समानता रखते हैं डीपीएसपी। इसके बाद आर्टिकल वाइज चर्चा करते हैं, इस पे अनुच्छेद वाइज चर्चा करते हैं, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा आती है। आप देखोगे जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे, मूल अधिकारों में हमने अनुच्छेद 12 तो जहां से मूल अधिकारों की शुरुआत होती है वहां पे राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। लिखा गया था कि मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रावधान है, जितने भी अगले अनुच्छेद है, उन प्रावधानों में जो राज्य शब्द लिखा गया है, उस राज्य शब्द की परिभाषा, उस राज्य शब्द का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। फिर हमने देखा कि वहां पर संसद दे रखा था, राज्य विधानमंडल दे रखे थे, स्थानीय प्रशासन जैसे इसमें पंचायती राज आ गया, चाहे नगर निगम आ गया, जिला बोर्ड आ गया, छावनी बोर्ड आ गया, ये सारे हो गए। और उसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे ये राज्य की परिभाषा में गिने थे। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित राज्य की परिभाषा तय करता है। यह कहता है कि अनुच्छेद 36 के तहत, या कह सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 के तहत राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 में थी। यानी अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 में की गई थी। क्या क्या थी? वही भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधायिका या विधानमंडल जिसको कहते हैं, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट और देश के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण। ये सारे अनुच्छेद 12 इक्वल्स टू अनुच्छेद 36। बस अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित राज्य की परिभाषा देता है। दोनों में परिभाषा सेम है क्योंकि राज्य शब्द है वो सेम है। बात आती है अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 37 के अनुसार जितने भी डीपीएसपी है, जो भी आपके नीति निर्देशक तत्व है, वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये हो गया वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य
नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप इनको लागू नहीं करा सकते। लिखा है भाग 4 में वर्णित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। प्रवर्तनीय का मतलब, प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना, कोई भी न्यायालय उनको लागू नहीं करवा सकता। फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और राज्य का यह कर्तव्य होगा, यानी राज्य पर नैतिक कर्तव्य लागू किया गया है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे, कानून बनाते समय इन सिद्धांतों की रक्षा करे, इन सिद्धांतों का ध्यान रखे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में खड़े होकर बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, तो आप ये देखना बस कि जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी जो कि उस समय सक्रिय सत्ता में थी या जिसने बहुमत के द्वारा सरकार बनाई थी, जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो दोबारा आपके पास वोट मांगने आती है, तो आप ये चेक करो कि उसने नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है कानून बनाते समय कानून के रूप में लागू करवाए। अगर आपको लगता है कि कोई सरकार या कोई पार्टी नीति निर्देशक तत्व लागू करवा पाई तो वो आपके हित में कार्य कर रही है, और अगर किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के तहत कार्य नहीं किया तो वो आपके हित में कार्य नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। यह अनुच्छेद 37 की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 38। यहां से मूल रूप से नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है, अनुच्छेद 38 बताता है कि इनका प्रमुख कार्य क्या है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख कार्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसे राज्य की स्थापना करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? जब आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवा पाओगे लोगों को। इसके बाद इसमें लिखा गया है आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को कम करना। आय की असमानता कम करना, आय की असमानता को कम करना, यानी लोगों के बीच आय को लेकर बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन के 200 या 300 या 400 रुपए कमा पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन के हजारों या लाखों रुपए भी कमाते हैं। तो ये जो आय की असमानता है इसको कम किया जाए। आय की असमानता कम होने से लोगों के बीच जो वर्गीकरण है वो कम होगा, भेदभाव जो है वो कम होगा। अनुच्छेद 38 किसकी बात करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आप इसके अलावा कहां पढ़ते हो? तो आप पढ़ते हो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न बन सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आप अनुच्छेद 38 में पढ़ते हो, साथ ही साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ते हो। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आधारित, एक मिनट, आर्टिकल 39 ये नहीं है, ये आर्टिकल 38 ही है, ये आर्टिकल 38 है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आर्टिकल 38 में कुछ और बातें लिखी गई है। आर्टिकल 38 में जो आय की असमानता की बात है, आय की असमानता मूल रूप से आर्टिकल 38 में नहीं थी, इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आय की असमानता की बात को जोड़ा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। कुल 6 प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 39 में। ये व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्रम से याद रखनी है। पूछता है 39 ए, 39 बी, 39 सी, 39 के, 39 खे, 39 घे, 39 घे, गड़े, छ, इस तरह से। तो ये 39 के है, ये 39 खे है, ये घ है, ये घ, ये ड और ये छ। आर्टिकल 39 के अंदर 6 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो यह है कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने समस्त नागरिकों के लिए लाइवलीहुड, आजीविका के लिए, आजीविका का मतलब होता है जीने योग्य जो कमाई की जा सकती है, तो जीने योग्य लिए कमाई जरूरी है। तो
रोटी कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए जितना पैसा कमाना जरूरी है वो होती है आजीविका। तो वो कमानी उसके पर्याप्त साधन तय करेगा कौन करेगा? लाइवलीहुड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है। तो आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। दूसरा लिखा गया है सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का समान वितरण कौन तय करेगा? राज्य सरकार। देखो यहीं से ये जो बात है ना, संसाधनों का समान वितरण अति महत्वपूर्ण है। संसाधनों का समान वितरण से ही शुरू होती है कहानी संपत्ति के अधिकार को हटाने की, मूल अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाने की। अनुच्छेद 39 ख के अंदर यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य तय करे कि संसाधनों का समान वितरण हो। जब संसाधनों का समान वितरण तय करना है तो राज्य को क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों से जिनके पास अत्यधिक जमीनें हैं उनसे जमीनें लेनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को बांटनी पड़ेगी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो राज्य सरकारों ने इसके तहत कार्य करना शुरू किया। इसके तहत कार्य करना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि भाई साहब मूल अधिकार जो है वो ज्यादा महत्व के हैं। मूल अधिकारों में लिखा गया है कि संपत्ति का अधिकार है, बनाए रखनी है। तो आप नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से कम स्तर के हैं, इनकी प्रधानता कम है, तो नीति निर्देशक तत्वों की किसी बात के लिए आप मूल अधिकारों की किसी बात को बदलोगे नहीं। बाद में एक व्यवस्था की गई, कि आर्टिकल 39 है और ग, आर्टिकल 39 ख और ग बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखोगे। आर्टिकल 14 और 19 पर प्रधान, यानी लिखा यह गया है कि आर्टिकल 39 ख और ग की बात होगी तो आप विधि के समक्ष समानता की बात नहीं करोगे। नीति निर्देशक तत्वों में दो ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो मूल अधिकारों पर प्रधानता रखते हैं। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 39 ख और 39 ग, यानी 39 सेकंड, 39 थर्ड बोल सकते हो, 39 बी, 39 सी बोल सकते हो। 39 ख और ग के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को आप मूल अधिकारों के ऊपर मंजूरी देते हो। कौन से मूल अधिकारों के ऊपर? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर मूल अधिकारों के ऊपर मंजूरी देते हो। यह प्रावधान कहां किया गया है? यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 31 सी में। आर्टिकल 31 सी में। वैसे तो हमें ये आगे पढ़नी थी बात, लेकिन मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं जब शुरू हो गई है। आर्टिकल 31 सी में एक बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 39 ख और ग जहां पर लागू होंगे वहां पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 लागू नहीं होंगे। यानी अनुच्छेद 39 ख और ग को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रमुखता दी गई है। कुछ लोग कहते हैं जहां आर्टिकल 31 सी आता है वहां से आर्टिकल 14 और 19 चले जाते हैं। आर्टिकल 31 सी की बात होगी तो 14 और 19 जो है वो काम नहीं करेंगे। इतने महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 39 ख और 39 ग। 39 ख में क्या है? संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का समान वितरण तय कौन करेगा? राज्य सरकार। वित्त और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, वित्त और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, यानी राज्य सरकारों के पास ये ताकत नहीं है। सॉरी, राज्य सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वित्त के साधनों को अपने पास केंद्रित करके बैठा है, उत्पादन के साधनों को अपने पास केंद्रण करके बैठा है, तो वो रोकेंगे और उत्पादन के साधनों को चाहे वित्त के साधनों का समान बंटवारा तय करेंगे। सभी प्रकार के संसाधनों का, जमीनों का समान बंटवारा तय हो गया। वित्त के साधनों का, जो पैसा कमाने के जरिए हैं, उन साधनों का भी, और जो उत्पादन के साधन है उनका भी समान वितरण कौन तय करेगा? तो राज्य सरकारें राज्य सरकारें तय करेगी। ये ध्यान रखोगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन। 39(4) या 39 ग क्या कहता है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए भाई साहब समान वेतन मिलना चाहिए। फिर पांचवा 39 कहता है श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं क्षमता के बलात् दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण। श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ ही साथ उनकी क्षमता से ऊपर जाकर उनका दुरुपयोग ना किया जाए, उसका संरक्षण भी कौन करे? राज्य सरकार करे। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, बच्चों को स्वस्थ विकास के, स्वस्थ
रूप से विकसित होने के लिए ऐसा पर्यावरण दिया जाए कि वो स्वस्थ रूप से विकसित हो सके, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी तय कर दी गई? राज्य सरकारों की तय कर दी गई। जिम्मेदारी कह सकते हो या राज्य सरकारों से ये नैतिक कर्तव्य डाल दिया गया राज्य सरकारों पर कि राज्य सरकार इससे संबंधित व्यवस्थाएं करे। तो आर्टिकल 39 के अंदर आप देखोगे, 39 के अंदर 6 व्यवस्थाएं की गई है। कौन-कौन सी व्यवस्था है? पहली है संसाधनों का संकेंद्रण, पहली है लाइवलीहुड यानी आजीविका के पर्याप्त अवसर पैदा किए जाए। राज्य सरकार आजीविका के पर्याप्त अवसर पैदा करेगी। दूसरी बात वहां पर आती है संसाधनों का संकेंद्रण रोकेगी। तीसरी बात आती है वित्त एवं जो उत्पादन के साधन है उनका संकेंद्रण रोक के उनका समान रूप से वर्गीकरण, उनका समान रूप से बंटवारा जो है वो तय करेगी। उसके अलावा चौथे नंबर पर आप देखते हो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे आप देखते हो बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसने एक बड़ी अच्छी पहल की और पहल करके ये कार्य किया कि महिला क्रिकेटर जो है उनको भी पुरुष क्रिकेटरों के समान ही वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ये हर क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ निजी संस्थाएं ऐसी हैं जो आगे बढ़कर इस क्षेत्र में कार्य करती है। राजकीय नौकरियां जितनी भी है, सरकारी सेवा के जितने भी आप काम देखोगे उसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन तय कर दिया गया है। भाई एक ही पोस्ट पर अगर महिला है, उसी पोस्ट पर कोई पुरुष है, दोनों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। ये व्यवस्था कहां से आती है? 39(4) से आती है। फिर 39(5) और 39(6) में बच्चों, श्रमिकों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये ध्यान रखोगे। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 क्रम से याद होना चाहिए आपको। इसके अंदर एक बात और बता दी मैंने आपको, आर्टिकल 39 के 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मूल अधिकारों पर भी प्रधानता रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया। आर्टिकल 39 ए में क्या प्रावधान है? देखो, आर्टिकल 39 ए व्यवस्था करता है निःशुल्क विधिक सहायता की। इसकी निःशुल्क विधिक सहायता यानी लीगल हेल्प जो है आपको वो निःशुल्क मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है। इससे पहले क्या होता था कि आप अगर अदालत न्यायालय में जा रहे हो तो न्यायालय में आपको लोग न्यायालय जाने से डरते इसलिए थे, कोर्ट में किसी मुद्दे को लेकर जाने से डरते इसलिए थे कि लोगों को लगता था कि वकीलों की भारी फीस कैसे अदा करेंगे। इसीलिए वो किसी भी स्तर पर न्यायालय जाना पसंद नहीं करते थे या पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाना पसंद नहीं करते थे, क्यों? उन्हें डर लगता था कि मुकदमा जो है सालों साल तक चलेगा, वकीलों की मोटी फीस बड़ी फीस जो होती है वो अदा नहीं कर पाएंगे। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी सरकार ने और उसमें व्यवस्था कर दी कि सभी प्रकार की जो विधिक सहायता है वो आपको निःशुल्क रूप से मिलेगी। अगर आपका कोई मुकदमा है, आप आइए पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में मामला दायर कीजिए। कोर्ट में जब आप आओगे और आप वकील नहीं कर सकते हो तो सरकार की तरफ से आपको फ्री वकील, निःशुल्क रूप से वकील की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये किसके लिए? न्याय में समानता को बढ़ावा देना। इससे पहले तो यही था कि जिसके पास पैसे हैं वही कोर्ट तक जा सकता है, जो गरीब है वो कोर्ट में जा नहीं सकता। तो न्याय में समानता को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना शुरू किया गया। अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है। इसी के तहत 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया इसी के तहत। और इसी के तहत आगे चलकर नलसा और सलसा की स्थापना होती है। नलसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और सलसा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो नलसा और सलसा की स्थापना किसके तहत होती है? अनुच्छेद 39 ए के तहत बना था, 39 ए के अंडर बना था 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसी से नलसा बना, इसी से सलसा बना। ठीक है, क्लियर है? 39 ए। आगे चलते हैं अनुच्छेद 40 पर। अनुच्छेद 40 को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं। क्यों? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना। गांधी जी चाहते थे कि भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। संविधान जब बने भारत का तो भारतीय संविधान की इकाई जो होनी चाहिए, शासन की इकाई भारत में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, वहां से शासन शुरू होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को पूरी वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए, पूरी प्रशासनिक शक्तियां दी जानी चाहिए।
ऐसा उस समय नहीं किया जा सका जब संविधान बना, लेकिन यह तय किया गया, राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई कि जब भी आपको सही समय लगे तो आप पंचायतों के गठन को लेकर बात आवश्यक रूप से करेंगे, पंचायतों का गठन करेंगे, पंचायतों का निर्माण करेंगे और पंचायतियों को विशेष शक्तियां देकर उन्हें कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करेंगे। तो ग्राम पंचायतों को गठन करना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। इसी के तहत आप देखते हो आगे चलकर 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज आता है और पंचायती राज के साथ-साथ नगरीय स्वशासी संस्थाएँ हैं, उनकी भी स्थापना की जाती है। वो किसके अंडर हुआ? अनुच्छेद 40 के अंदर आगे चलकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 कहता है, कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार। देखो, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार कह सकते हो आप। काम प्राप्त करने का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, और साथ ही साथ कुछ मामलों में सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी, सहायता प्राप्त करने का अधिकार कुछ मामलों में। देखो, राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि भाई सभी व्यक्तियों को काम प्राप्त करने का अधिकार है, तो राज्य सरकार ये व्यवस्था करेगी कि सभी व्यक्तियों को काम मिले। पहली बात तो सभी व्यक्तियों को काम मिले। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी सभी को है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिले। अब आप देखते हो, सभी व्यक्तियों को काम कैसे दिया जाए? सभी व्यक्तियों के लिए जॉब्स तो क्रिएट नहीं की जा सकती। तो आगे चलकर मनरेगा की स्थापना की गई। मनरेगा नाम से एक एक्ट आया, जिसमें आप देखते हो कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है कुछ दिनों के लिए। पहले 100 दिनों का था, अब 200 दिनों का किया गया है उसको। अभी उसका नाम भी चेंज किया जा रहा है, विकसित भारत जी राम जी योजना। अगर आपने सुना होगा तो उसका नाम चेंज किया जा रहा है, उस विधेयक का नाम चेंज करके वीबी जी राम जी नाम से उस विधेयक को बनाया गया है। वो क्या है? काम प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। शिक्षा प्राप्त करने का सभी व्यक्तियों का अधिकार है, तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वो शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा कैसे प्रदान करेगी राज्य सरकारें? राजकीय संस्थाओं द्वारा, राजकीय विद्यालयों द्वारा, राजकीय कॉलेजेस द्वारा। और फिर है कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंदर व्यवस्था की गई है कि कुछ मामलों में सहायता प्राप्त करने का, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है लोगों के पास। वो मामले कौन कौन से हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, निःशक्तता। ये 4 स्थितियां ऐसी है जिसमें लोक सहायता या आप कह सकते हो कि राज्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार है लोगों के पास। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो राज्य का यह दायित्व बनता है कि उसको उस बेरोजगारी की स्थिति में सहायता प्रदान करे। जब वो नहीं कमा पा रहा है तो उसको कुछ ऐसा, कुछ उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि वो अपना खर्चा निकाल सके। तो आपको देखते हो बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा। बीमार है अगर वो व्यक्ति कोई लंबे समय से, तो उसको इलाज के लिए कुछ भत्ते दिए जा सकते हैं या फिर उसका इलाज मुफ्त किया जा सकता है, जैसे चिरंजीवी योजना के तहत है, आयुष्मान योजना के तहत है। कोई व्यक्ति बूढ़ा है और बुढ़ापे में वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, तो आप देखते हो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। निःशक्त है अगर कोई व्यक्ति, दिव्यांगजन है, तो उसके लिए भी इसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं की गई है। ये सारी चीजें आप देखते हो कहां पर है? अनुच्छेद 41 में है। एक प्रश्न बना था इसमें कि किस आधार पर सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? 3 ऑप्शन ये दे दिए थे, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया था। वहां पर आप समझ जाओगे, ये चारों ऑप्शन ध्यान रखने हैं। केवल इन 4 आधारों पर ही सहायता प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, या लोक सहायता प्राप्त कर सकता है। बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा और निःशक्तता, ये 4 आधार हैं सहायता प्राप्त करने के लिए। अनुच्छेद 41 आपको क्या कह रहा है? राज्य सरकारों पर है कि काम प्रदान करे, काम प्राप्त करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और कुछ मामलों में राजकीय सहायता या लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। मामले हैं बेरोजगारी, बीमारी, निःशक्तता और बुढ़ापा। इनमें सहायता मिलनी चाहिए और उसके अलावा काम मिलना चाहिए। काम प्राप्त करने का अधिकार आ गया अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में आ गया कि जब अनुच्छेद 41 के तहत आप काम दे रहे हो, अनुच्छेद 41 में हमने क्या पढ़ा? काम प्राप्त करने का अधिकार। तो राज्य सरकारों को कहा गया कि जब आप अनुच्छेद 41 के तहत काम दे रहे हो, तो अनुच्छेद 42 के तहत भाई साहब उस काम को करने के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां भी सुनिश्चित करें। आपने किसी व्यक्ति को कोई काम तो दे दिया करने के लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब वो व्यक्ति काम कर रहा है तो काम करने की परिस्थितियां न्याय संगत होनी चाहिए,
मानवोचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भाई दशाएं परिस्थितियां ऐसी हो कि कोई मनुष्य आराम से उसमें रहकर काम कर सके, मनुष्य के लिए काम करना वहां पर मुश्किल ना हो जाए। तो मानवोचित व्यवस्थाएं हो, कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां, मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ मैटरनिटी लीव जैसे मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए प्रावधान करें। अनुच्छेद 42 में आती है मैटरनिटी लीव का, यानी मातृत्व अवकाश। कोई महिला यदि गर्भवती है तो उसको 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है अनेकों विभाग द्वारा, और उसके अलावा उससे कम या ज्यादा भी दिया जा सकता है। अलग अलग विभाग इससे संबंधित नियम बना सकते हैं। मातृत्व अवकाश जरूरी रूप से दिया जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी किसके अंदर है? अनुच्छेद 42 के अंदर है। अनुच्छेद 41 में हमने देखा काम प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है कि काम अगर मिल रहा है तो काम करने की न्याय संगत मानवोचित दशाएं भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह पर काम दे दिया जहां पर वो ना तो आराम कर पा रहा है, ना उसको सही हवा मिल रही है, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था है वहां पर। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको काम करने के लिए उचित व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। ये बात कौन तय करता है? अनुच्छेद 42 तय करता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 की बात आती है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? सभी श्रमिकों के लिए जीविका यापन के लिए वेतन, जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 41, 42, 43 आपस में आप मिले जुले समझ सकते हो। 41 में काम करने का अधिकार, 42 में क्या है? काम के लिए उचित और न्यायोचित या मानवोपयोगी व्यवस्थाएं, मानवोचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य करने के लिए मानवोचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43 कहता है कि जो काम कर रहा है उस काम से इतना कमा पाए कि वो जीवन यापन कर सके। तो उस काम के लिए सभी श्रमिकों के लिए जीविका यापन के लिए वेतन, साथ ही साथ जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना। यह काम कौन करेगा? कि ऐसा ना हो कि काम करते करते वो सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से वो अपने समाज से टूट चुका हो पूरी तरह से। उसको वेतन भी अच्छा मिलना चाहिए, समाज से भी जुड़ा रहे, सामाजिक कार्य भी करता रहे, जीवन स्तर में सांस्कृतिक अवसर भी आते रहे उसके। ये सारे बातें कौन तय करेगा? राज्य सरकार। अब इसके बाद इसमें कुछ और बातें जोड़ी गई। अनुच्छेद 43 में कुछ बातें पहली जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 43A, आर्टिकल 43A ये प्रावधान करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उद्योगों का जो प्रबंधन है, उद्योगों का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लेवल तक भी आप अपने श्रमिकों को लेकर जाओ। उद्योगों के प्रबंधन में भी श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि उनको आप आगे बढ़ाओ उन्हीं के कार्य में। अनुच्छेद 43B भी आया। 43A कब आया? 42वें संविधान संशोधन से। और 43B आता है 97वें संविधान संशोधन 2011 से, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। इसमें लिखा गया है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 के अंडर ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की कि सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली, उसका प्रबंधन जो है लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ये वैसे 43 और 43A दोनों से थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो दोनों अनुच्छेद बात करते हैं श्रमिकों के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 43 बात करता है सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43B है कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है ये भी ध्यान रखोगे, 97वें संविधान संशोधन 2011 से। क्या बात करता है 43B? सहकारी समितियों से संबंधित बात करता है। सहकारी समितियों की चर्चा हमने एक जगह और भी की थी, आर्टिकल 19 के अंदर की थी। अनुच्छेद 19 के अंदर हमने जो तीसरी जो स्वतंत्रता थी हमारी, अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं थी, तो तीसरी स्वतंत्रता थी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। वहीं पर हमने देखा था सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो सहकारी समिति आप बनाते हो वैसे, लेकिन 43 के अंदर 43B के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार इनकी प्रणाली, इनका प्रबंधन ये सारा निश्चित तय करें। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 44 44 44 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एक समान नागरिक संहिता क्या है? वैसे तो बड़ा ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों में जो मुद्दे हैं, अलग अलग धर्मों के लिए जो नियम है वो अलग अलग नियम है। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर वैवाहिक नियम कुछ अलग होंगे,
उत्तराधिकार के कुछ नियम अलग होंगे, मुस्लिम धर्म के अंदर अलग होंगे, ईसाई धर्म के लिए अलग होंगे, सिख धर्म के लिए हो सकता है वो और अलग हो। जब आप एक ही देश में रह रहे हो, जब आपको सभी प्रकार के समस्त जो भी अधिकार हैं वो समान रूप से मिल रहे हैं, समान अधिकार जब आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आपके ऊपर जो नागरिक नियम है, जो सिविल जो भी अधिकार हैं आपको, तो सिविल आपके जो राइट्स हैं, वो भी आपके इक्वल होने चाहिए। क्रिमिनल तो आपको देखोगे, भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्रिमिनल मैटर्स के लिए जितने भी आपराधिक गतिविधियां होती है, उसके लिए कानूनों में समानता है। अगर कोई अपराध हिंदू कर रहा है, चाहे मुस्लिम कर रहा है, चाहे सिख कर रहा है, चाहे ईसाई या पारसी कोई भी कर रहा है, उन सभी के लिए एक अपराध के लिए एक सजा तय की गई है। लेकिन सिविल जो मामले होते हैं, जो परिवार से जुड़े हुए मामले हैं, उन संबंधित मामलों में सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है, मुसलमानों के लिए अपने धर्म के हिसाब से अलग व्यवस्था है, अन्य धर्म के लिए अलग व्यवस्था है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि सिविल मामलों के लिए समान नियमों की सूची होनी चाहिए, समान नियम होने चाहिए, एक समान नियम होने चाहिए। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये लागू करने के लिए 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया था, तो उस मैनिफेस्टो में उन्होंने एक नाम यूसीसी का भी मेंशन किया था कि हम प्रयास करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने का। 2025 आ चुका है, अभी तक ऐसे आप देखोगे लोकसभा या राज्यसभा में कुछ बार चर्चाएं जरूर हुई है इस बारे में, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रयास कर रही है सरकार, वर्तमान सरकार जो है यूसीसी को लागू करवाने का पूरा प्रयास कर रही है, और हो सकता है कि आपको जल्द ही यूसीसी देखने को भी मिल जाए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, उससे पहले गोवा में पूरी तरह से यूसीसी लागू है। तो अगर दो राज्य आपको एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखने हो जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है, तो वो है गोवा और उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी 2024 के चुनाव के बाद ही शायद लागू किया गया है। तो अनुच्छेद 44 किसके बारे में बात करता है? समान नागरिक संहिता के बारे में। अगर आपको समान नागरिक संहिता के बारे में और जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अपने एक अलग से वीडियो में, एक अलग से क्लास में इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 साल से यानी 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा की भी व्यवस्था करेगी और साथ ही साथ उनकी देखभाल की व्यवस्था भी करेगी। इसको संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। इससे पहले की जो इसकी भाषा थी वो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। लेकिन आप जानते हो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार ही बना दिया गया है ना। अनुच्छेद 21 ए में हम पढ़ते हैं मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार, कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी तो डाल ही दी गई कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा देना आपका मूल अधिकार है, बच्चों का मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, तो राज्य सरकार को शिक्षा देनी ही पड़ेगी, वहां पर तो आप मना ही नहीं कर सकते। तो फिर अनुच्छेद 45 से ये बात हटा दी गई कि भाई अब बीपीएसपी में इस बात का कोई काम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्थान पर कर दिया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको प्रारंभिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी, और साथ ही साथ उनकी सेहत का देखभाल भी, सेहत के लिए भी ध्यान रखा जाएगा। कौन रखेगा? राज्य सरकार। ये बात आप देखते हो, आंगनवाड़ी सेंटर आपने देखे होंगे राजस्थान में, हर गांव में आंगनवाड़ी पाई जाती है। आंगनवाड़ी का काम क्या होता है? आंगनवाड़ी का काम होता है छोटे बच्चों का जब जन्म होता है तो उससे संबंधित जो ममता कार्ड या पीसीटीएस कार्ड बनता है वो जारी करती है आंगनवाड़ी, और उस पीसीटीएस कार्ड के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कब टीका लगना है, बच्चे की उम्र होने पर किस उम्र में बच्चे को क्या खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो आंगनवाड़ियों से खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं, भोजन भी मिलता है छोटे बच्चों के लिए। मतलब जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, साल भर या 2 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए घर पर फूड पैकेट पहुंचाए जाते हैं। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल के बच्चे का आंगनवाड़ी में प्रवेश लिया जाता है, और 3 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाता है। वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। वहां पर बच्चों को अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने का अवसर दिया जाता है। पहली बार बच्चा घर से निकलता है, आंगनवाड़ी में जाता है, उनके साथ बैठता है, खेलता है, और साथ ही साथ वो एक कक्षा के वातावरण को जानना सीखता है। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विचार कहां से आता है? ये भी आता है अनुच्छेद 45 से। ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत राजस्थान की राज्य सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया आंगनवाड़ियों को स्थापित करने का।
आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। इसी को लागू किया गया था आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15(4) में हम देखते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया गया ना। आर्टिकल 15(4) में हम देखते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, में आरक्षण का प्रावधान किया गया SC ST के लिए, बाद में उसको बढ़ाकर OBC के लिए भी, और अब वर्तमान में EWS के लिए भी ये प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कहां से आता है? आर्टिकल 46 से। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े जो अन्य वर्ग है उनके लिए व्यवस्था की जाए कि उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। अनुच्छेद 46 इस बारे में बात करता है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्राथमिक दायित्व है राज्य सरकार का। प्रश्न पूछा गया है एक बार कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर वो कौन सा अनुच्छेद है और जो राज्य सरकार को प्राथमिक दायित्व के रूप में, वैसे तो ये सारे ही आर्टिकल, ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने अब तक पढ़ी है, ये सारी की सारी दायित्व ही है, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों के रूप में ही काम करती है। लेकिन अनुच्छेद 47 जो है उसको प्राथमिक दायित्व कहा गया है कि इस बारे में तो राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रबंध कर ले। क्या लिखा गया है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कैसे आएगा? पोषण स्तर और जीवन स्तर ऊपर कैसे उठेगा? तो जितने भी हानिकारक पदार्थ मार्केट में बिक रहे हैं उन पदार्थों पर रोक लगा दी जाए। जो मिलावटी पदार्थ बाजार में मिलते हैं उन पदार्थों पर रोक लगा दी जाए। उसके अलावा मदिरा का जो, जिसको हम शराब कहते हैं, शराब अगर बाजार में बिक रही है, तंबाकू के उत्पाद जो बाजार में बिक रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये सरकार का प्रमुख दायित्व है। लिखा है राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा। प्राथमिक कर्तव्यों में से, और विशेष रूप से किस बारे में? राज्य मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसी दवाएं जो हानिकारक हो सकती है, नशीले पदार्थों के रूप में सेवन की जा सकती है, उस पर रोक लगाई जाएगी। केवल और केवल उनका औषधीय उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 47 व्यवस्था करता है किस बारे में? अनुच्छेद 47 व्यवस्था किस बारे में कर रहा है? अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान देगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में मदिरा पर रोक लगाई जा सकती है, शराब पर रोक लगाई जा सकती है, तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई जा सकती है, सिगरेट पर रोक लगाई जा सकती है। प्रश्न बनेगा किस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शराब पर या तंबाकू पर या सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 47 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि भाई साहब आप पशुपालन को बढ़ावा दो, कृषि को बढ़ावा दो। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कौन कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करें। संगठित करने के साथ साथ विशेष रूप से लिखा है गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाए तथा उनके वध पर भी रोक लगाए। अनुच्छेद 48 में यह बात कही गई है कि भाई साहब आप पशु वध पर, ऐसे पशु जो दुधारू पशु हो सकते हैं या भार ढोने के काम आ सकते हैं, उनके वध पर भी रोक लगाई जाए। तो गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है या गो हत्या पर जो प्रतिबंध की चर्चा की जाती है, वो चर्चा की जाती है आर्टिकल 48 के तहत। आर्टिकल 48 किस बारे में है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से संबंधित होते हुए इसमें प्रावधान किया जाता है कि ऐसे पशुओं पर, ऐसे पशु जो दुधारू पशु हैं या जो किसी ना किसी प्रकार से मानव उपयोगी है, उनके वध पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास भी कौन करे? राज्य सरकार करे। अनुच्छेद 48 में संशोधन करके एक प्रावधान और जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही। 48A में लिखा है राज्य पर्यावरण की रक्षा भी करे। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास भी करेगा। यानी राज्य पर्यावरण की रक्षा भी करे। 48 में क्या था? कृषि और पशुपालन यानी पशुओं की रक्षा। 48A में क्या है? पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण की रक्षा करने के साथ वन आ गए, वन और वन्य जीव।
वन और वन्य जीवों की सुरक्षा भी कौन करे? राज्य सरकार करे। यह संविधान 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 में व्यवस्था जोड़ी गई। तो कृषि, पशुपालन, वन और वन्य जीवों का संरक्षण कहां पर आता है? 48 में। कृषि और पशुपालन 48 में, वन और वन्य जीवों का संरक्षण 48A में। ऐसा ही संरक्षण हम देखते हैं अगले आर्टिकल में, जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 49 है। आर्टिकल 49 है। बोर तो नहीं हो रहे होगे, मैं सोच रहा हूं क्लास में आप, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी आपको लग रही हो सकती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी क्लास में ये सारा टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर कर ले। अगर आपको लगेगा थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो वीडियो को बीच में रोक के भी आप 10 मिनट रिफ्रेश हो सकते हो और उसके बाद आप आगे वापस कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा सा और बचा है बस, क्योंकि इससे एक आधा पर्सन बन जाता है। कोशिश करते हैं कि जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे जिस बातों से पर्सन बन सकता है वो सारी बातें हम आज की क्लास में चर्चा कर लें, कि डीपीएसपी आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और से कुछ ढूंढना ना पड़े डीपीएसपी के बारे में पढ़ने के लिए। तो अनुच्छेद 49 क्या व्यवस्था करता है? संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित प्रत्येक स्मारक, पहली बात तो संसद तय करेगा कि कौन सा जो स्मारक है वो राष्ट्रीय महत्व का है। और अनुच्छेद 49 कहता है, 49 कहता है कि जब संसद ये तय कर देता है कि कौन सा स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है, तो प्रत्येक वो स्मारक, स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की वस्तु को लूटपाट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा। वैसे आप देखो तो ये राज्य पर नैतिक बाध्यता के रूप में है। वैसे तो कोई भी अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत बाध्यता नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 49 को आप नैतिक बाध्यता के रूप में देख सकते हो राज्यों के लिए, क्योंकि संसद द्वारा जब विधि बनाई जाती है तो संसद विधि बनाकर यह तय करती है कि इन राष्ट्रीय महत्वों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। किसी भी स्मारक को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को राष्ट्रीय महत्व का जब राष्ट्रीय महत्व में घोषित किया जाता है, ये घोषित किया जाता है कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, तो वहीं पर यह प्रावधान भी किया जाता है कि अब इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। अब राज्य सरकार इसकी पूरी रक्षा करेगी, इसको नष्ट होने से बचाएगी। क्लियर है? आर्टिकल 49 इसी के अंदर आर्टिकल 49 नैतिक बाध्यता के रूप में है। आर्टिकल 47 राज्य का प्राथमिक दायित्व है। 49 नैतिक बाध्यता है। इन पर प्रश्न बने हैं अलग अलग। आर्टिकल 47 पर अलग से प्रश्न बना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो प्राथमिक दायित्व के रूप में काम करता है, तो 47। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य पर बाध्यता के रूप में काम करता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि डीपीएसपी तो बाध्यता है नहीं, वो तो कर्तव्य है या नीति निर्देशक तत्व है, बाध्यता नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 49 जो है बाध्यता के रूप में काम करता है। जो नेशनल इंटरेस्ट की इमारत है उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी भाई साहब, इसमें आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। आर्टिकल 49 हो गया। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। आर्टिकल 50 कहता है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, जब भी हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, उन दोनों को अलग अलग रखा गया है ताकि दोनों की कार्यशैली पर कोई फर्क ना पड़े। तो यही बात करता है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कि राज्य सरकार यही प्रावधान रखे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहे, दोनों किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए ना रहे, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो इन दोनों की कार्यशैली पर फर्क पड़ेगा। आगे ऐसा कोई प्रावधान ना किया जाए कि ये दोनों की कार्यशैली आपस में जुड़े। इन दोनों को स्वतंत्र रखना, इन दोनों को पृथक रखना बहुत अनिवार्य है। अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी गई है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 51 जो इससे संबंधित अंतिम अनुच्छेद है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अंतिम अनुच्छेद है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या बात करता है? इसमें 4 बातें हैं। राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। राज्य की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें। जो भी हमारे जिन भी देशों के साथ हमारे संबंध हैं वो न्यायपूर्ण संबंध रहे, सम्मानजनक संबंध रहे, वो भी हमें उसी सम्मान के नजरिए से पेश आए जैसा कि हम उनके साथ सम्मान दिखाएं।
तीसरी बात है संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। और चौथी बात है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको किसी अन्य राष्ट्र की मध्यस्थता द्वारा उनको समाप्त किया जाए, उस तरह के विवादों को उस तरह के विवादों से निपटा जाए। ये सारी बातें हो गई अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अनुच्छेद 36 से 51 में हमने पढ़े भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन। ये सारी बातें हमने कर ली। कुछ और बातें हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रयास करते हैं यहीं पर याद हो जाए। डीपीएसपी से जुड़ी हुई है इसीलिए अब देखो कुछ ऐसे कानून है जो बाद में जोड़े गए, मूल रूप से भारतीय संविधान के डीपीएसपी में नहीं थे, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए। तो इनको मैंने अलग कर लिया ताकि आपको याद करने की श्रेणी से थोड़ा याद हो जाए, आसान रहे याद करने के लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन कौन से प्रावधान डीपीएसपी में जुड़े? सबसे पहले अनुच्छेद 39 के अंदर जो हमने तय पढ़ा था, 6 नंबर पे जो था यही था तय। अनुच्छेद 39 एफ स्मॉल एफ है ये। इसमें हमने पढ़ा था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। यह बात कहां से आती है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अनुच्छेद 39 एक के बारे में हमने बात कर ही ली थी कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नलसा की स्थापना हुई 1995 में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कब बना था, या विधिक सेवा प्राधिकरण कब बना था? 1987 में उसके लिए एक्ट आया और 1995 में नलसा की स्थापना होती है। अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देने के लिए अनुच्छेद 43A था। और अनुच्छेद 48A किस बारे में था? पर्यावरण की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए। तो ये 39, 39A, 43 और 48A ये चारों प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से हुए हैं? 42वें संविधान संशोधन से। इसके बाद आप देखो 44वें संविधान संशोधन से एक प्रावधान हुआ अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। आय में असमानता, आय की असमानता को कम करने का प्रावधान कहां से आता है? आय की असमानता को कम करने का प्रावधान आता है अनुच्छेद 38A में। 38A में कब जोड़ा गया? 38A में जोड़ा गया ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। हमने देखा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया था। वहां पर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान था उसको आप 0 से 6 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया। कब किया गया? 2002 में। प्राथमिक शिक्षा को क्योंकि अनुच्छेद 21A के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया था इसलिए। इसके बाद एक प्रावधान 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा भी जोड़ा गया जो 43B में है। 43B में किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ये सारी बातें आती है। इन सारी बातों के अलावा आप देखिए मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है अध्ययन की श्रेणी के लिए। संविधान में बांटा नहीं गया है लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले होते हैं गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व। दूसरे टाइप के हैं मार्क्सवादी नीति निर्देशक तत्व, मार्क्सिस्ट। और तीसरे आते हैं उदार बौद्धिकतावादी, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। 3 तरह के डीपीएसपी है। गांधीवादी डीपीएसपी कौन से हैं? देखो गांधीवाद क्या कहता है? गांधीवाद कहता है कि एक तो पंचायतों का गठन होना चाहिए, असमानता दूर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की असमानता को आप समझ सकते हो, जातीय असमानता जो है वो दूर होनी चाहिए। गांधीवाद साथ में बात करता है, आप देख सकते हो, कार्य के लिए अच्छी परिस्थितियों के बारे में भी। साथ ही गांधीवादी जो डीपीएसपी है या गांधीवाद है, गांधीवाद चर्चा करता है SC ST के लिए जो असमानताएं हैं, पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो असमानता है उन असमानताओं को दूर करने में। तो उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे गांधीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। और उसके बाद मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत वो अनुच्छेद आ जाएंगे जो मार्क्सवाद क्या कहता है। मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद कहता है कि श्रमिकों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आय की असमानता
दूर होनी चाहिए, संसाधनों का संकेंद्रण दूर होना चाहिए। तो आर्टिकल 39 में जब हमने पढ़ा कि आजीविका मिलनी चाहिए, संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, संसाधनों का समान वर्गीकरण होना चाहिए, अ, वित्त का यानी धन के संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ से आती है? मार्क्सवादी सिद्धांतों से आती है। और जब हम बात करते हैं उदार बौद्धिकतावादी डीपीएसपी की, तो इसके अंदर कौन-कौन सी बातें आती है? इसके अंदर बातें आ जाएगी जैसे आप चर्चा करते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता इस तरह का प्रावधान है कि अगर होता है तो सभी के हित में होगा, है ना? राष्ट्रीय हित का कार्य होगा। तो 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है डीपीएसपी को। आपने ये क्लास पूरी देखी है डीपीएसपी की, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँगे कि कौन-कौन से आर्टिकल गांधीयन डीपीएसपी, गांधीवादी डीपीएसपी की श्रेणी में आएंगे, कौन-कौन से आर्टिकल मार्क्सवादी डीपीएसपी की श्रेणी में आएंगे और कौन-कौन से आर्टिकल उदार उदार बौद्धिकतावादी डीपीएसपी की श्रेणी में आएंगे। इतना सा कार्य आपको करना है और इस कार्य के लिए आपको किसी पुरानी किताब या नोट्स की हेल्प नहीं लेनी है। कोशिश करना कि जो आपने पढ़ा है आज की क्लास में, उस क्लास की हेल्प से बताना। अगर आप बता दोगे तो बहुत बढ़िया, वरना आपने अगली जो भी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। डीपीएसपी से संबंधित जो भी चर्चा थी वो आज की क्लास में समाप्त हो जाती है। ये कार्य आप कर लोगे तो, वरना मुझे अगला वीडियो बनाकर इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आगे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, आप नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो जाए और एक अच्छी क्वालिटी की आपकी तैयारी हो जाए हमारे साथ रहते हुए। धन्यवाद।